हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करा देंगे। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं, पीएच वैल्यू। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पीएच वैल्यू क्या होती है या पीएच मान किसे कहते हैं। चलिए समझते हैं इसको। पीएच वैल्यू, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों पीएच मान। पीएच मान क्या होता है, पीएच मान किसे कहते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है। तो बच्चों पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच मान से हमें यह पता चलता है कि कोई भी विलयन अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या फिर उदासीन होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पीएच मान से हमें किसी भी विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने का पता चलता है। तो क्या पता चलता है हमें? पीएच मान से हमें यह पता चलता है कि कोई भी विलयन अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा या फिर उदासीन होगा। तो बच्चों किसी भी विलयन के अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन होने का पता किससे चलेगा? पीएच मान से पता चलेगा। नोट पॉइंट लिखवा देता हूँ, इनको आपको याद करना है बहुत अच्छे तरीके से। नोट पॉइंट नंबर फर्स्ट, यदि किसी विलयन का पीएच मान पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय होगा। क्या होगा? तो वह विलयन अम्लीय होगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो विलयन कैसे होगा? अम्लीय होगा। नोट पॉइंट नंबर 2, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है, यस फिर 7 के बराबर है, तो वह विलयन क्या होगा बच्चों? उदासीन होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन उदासीन होगा। नोट पॉइंट नंबर 3, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, 14 से अधिक कभी नहीं होता। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह विलयन क्षारीय होगा। तो वह विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। बेसिक सॉल्यूशन होगा वह। अगर किसी विलयन का पीएच मान कितना हुआ? 7 से कम हुआ तो वह विलयन कैसे होगा? अम्लीय होगा। और अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन उदासीन होगा। और नोट पॉइंट नंबर 3 क्या है? यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह विलयन क्षारीय होगा। उम्मीद करता हूँ यह आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नोट पॉइंट नंबर 4, हाइड्रोजन आयन और पीएच मान में क्या संबंध होता है? पीएच मान में संबंध, रिलेशन बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड पीएच वैल्यू। तो हाइड्रोजन आयन और पीएच मान में क्या संबंध होता है बच्चों? इनमें संबंध होता है H+ इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस के pH। यहाँ पे जो pH वैल्यू है ये 10 की पावर में है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन और pH मान में यह संबंध होता है H+ इज इक्वल टू 10 की घात माइनस के pH। और यहाँ से जब हम दोनों साइड में log ले लेंगे, टेकिंग ऑन बोथ साइड log, दोनों पक्षों का जब log लेंगे तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा। जब हम दोनों पक्षों का log ले, टेकिंग ऑन बोथ साइड log, तो log ले लीजिए, log H+ इज इक्वल टू
log 10 की पावर माइनस की pH। ठीक है, लघु गुणक में क्या होता है, लोगरिथम्स में होता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो log h प्लस इज इक्वल टू माइनस की pH log 10, क्योंकि log 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, तो log 10 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, log h प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस pH, और यहाँ से pH की वैल्यू निकल के आएगी pH इज इक्वल टू माइनस के log h प्लस। तो ये भी रिलेशन होता है pH मान और H प्लस में, pH वैल्यू और हाइड्रोजन आयन में ये भी रिलेशन होता है, इसको आपको लर्न करना है। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, pH इज इक्वल टू माइनस के log H प्लस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि pH इज इक्वल टू माइनस 1 क्रॉस log H प्लस। तो लघु गुणक में जो आगे होता है वह आपको पता है कि वो पावर में चला जाता है। लघु गुणक में जो मल्टीप्लाई में होता है स्टार्टिंग में, वह पावर में चला जाता है। तो pH इज इक्वल टू हो जाएगा log H प्लस की पावर माइनस 1, और जो पावर माइनस 1 होती है वह नीचे आकर के डिवाइड में आकर के प्लस की हो जाती है। कैसी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। तो ये रिलेशन भी होता है। ये तीनों की तीनों रिलेशन आपको याद रखनी है। सबसे पहला रिलेशन क्या था कि H प्लस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस के pH। सेकेंड रिलेशन इज pH इज इक्वल टू माइनस के log H प्लस, एंड थर्ड रिलेशन इज pH इज इक्वल टू log 1 अपॉन H प्लस। ये तीनों की तीनों रिलेशन आपको हाइड्रोजन आयन और pH वैल्यू में जो तीनों की तीनों ये रिलेशन है, ये संबंध है, ये आपको याद रखने हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोजन आयन और pH वैल्यू में रिलेशन होता है बच्चों H प्लस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस के pH। H प्लस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस के pH, और सेकंड रिलेशन बनता है यहाँ से pH इज इक्वल टू माइनस के log H प्लस, एंड थर्ड रिलेशन यहाँ से बनता है pH इज इक्वल टू log 1 अपॉन H प्लस। उम्मीद करता हूँ ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, मैं उनके pH वैल्यू को लिख देता हूँ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको प्लीज़ याद कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहला जो रक्त होता है, जिसे हम खून कहते हैं, इसको ही कहा जाता है रुधिर, और इसे ही कहते हैं हम ब्लड। इनकी pH वैल्यू होती है, इनका pH मान होता है बच्चों 7.4, और 7.4 होता है आंसू का भी pH मान, आंसू या फिर लार, आंसू या फिर लार, इनका भी pH मान क्या होता है 7.4 ही होता है। ये आपको याद कर लेना है। नोट पॉइंट नंबर 2, दूध, मिल्क, इसका pH मान कितना होता है बच्चों 6.4। दूध या फिर मिल्क का pH मान कितना होता है 6.4, 6.4। थर्ड इज शराब, एथिल अल्कोहल, एथेनॉल, IUPAC नाम होता है, और फॉर्मूला होता है C2H5OH, और इसका pH मान होता है 2.8। कितना होता है 2.8। ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट इज सिरका। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और सिरके का pH मान कितना होता है, सिरके का pH मान होता है बच्चों 2.4। कितना होता है 2.4। नंबर 5, जल,
पानी, वाटर, जल का पीएच मान कितना होता है बच्चों? 7। और जिसका पीएच मान 7 होता है वह क्या होता है? उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है या ना फिर क्षारीय होता है। जल या फिर वाटर का पीएच मान कितना होता है? 6। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान कितना होता है बच्चों? 2.2। कितना होता है? 2.2। ये भी आपको याद कर लेना है। वर्षा के जल का पीएच मान वर्षा के जल का पीएच मान होता है बच्चों, वर्षा के जल का पीएच मान होता है बच्चों 5.6। और आपको नोट पॉइंट में एक बात याद रखनी है, जब भी वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। वह क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा। जब भी वर्षा की जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये भी आपको याद कर लेना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीएच मान से हमें यह पता चलता है कि कोई भी विलयन अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा या फिर उदासीन होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय होगा, और अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा, और अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, वह उदासीन होता है। और दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2। सिरके का पीएच मान कितना होता है? 2.4। पीएच मान पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपको एग्जाम में दे दिया कि किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो उस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होगी, या हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना होगा। या किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो उस विलयन में H+ आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए, या H+ आयन सांद्रण को ज्ञात कीजिए। तो आपको फॉर्मूला हमने बताया था, वी नो दैट कि H+ इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस के pH, और pH की वैल्यू कितना दिया है? pH का मान दिया है 4 को यहाँ पे पुट कर देंगे तो 10 की घात आ जाएगा -4। तो H+ की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की घात -4। सेकंड टाइप होता है इसका। चलिए इसके सेकंड टाइप को देख लेते हैं। अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 की घात -8 है तो उस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो आप सभी बच्चों को पता है कि H+ और pH वैल्यू में क्या रिलेशन होता है। क्या होता है बच्चों? H+ इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस के pH। H+ की वैल्यू दी है 10 की पावर -8 इज इक्वल टू 10 की पावर -pH। यहाँ पे जो आधार है, बेस है, वो बिल्कुल इक्वल है, तो इनकी जो पावर है इनकी कंपेयर कर देंगे, इनकी तुलना कर देंगे। घातों की तुलना करने पर आ जाएगा -8 इज इक्वल टू माइनस के pH। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस को ख़त्म कर दिया हमने, तो pH मान कितना आ जाएगा? 8। और अगर किसी विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है तो उस विलयन की प्रकृति कैसी होती है?
अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो उस विलयन की प्रकृति होती है बच्चों क्षारीय। ठीक है, सेकंड टाइप ये आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल, सबसे पहले देख लेते हैं कि जल के अंदर कौन कौन से आयन उपस्थित होते हैं। तो इसमें होता है H प्लस प्लस OH निगेटिव आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। जल का आयनिक गुणनफल किसके बराबर होता है? तो यह होता है बच्चों 10 की घात माइनस के 14 के बराबर। H प्लस क्रॉस OH निगेटिव आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ये किसके बराबर होता है? 10 की घात माइनस के 14 के बराबर। और 10 की घात माइनस के 14 को ही हम क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल। इसे KW से डिनोट करते हैं। तो KW इज इक्वल टू कितना होता है? H प्लस इज इक्वल टू KW इज इक्वल टू होता है H प्लस क्रॉस OH निगेटिव आयन। जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन के गुणनफल के बराबर होता है। और KW की वैल्यू होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के आयनिक गुणनफल की वैल्यू होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल के आयनिक गुणनफल की वैल्यू होती है 10 की घात माइनस के 14। इस फॉर्मूले का प्रयोग कहाँ पर होगा वह भी हम देख लेते हैं। यदि किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 10 की पावर माइनस की 6 है तो उस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है रिलेटेड विद पीएच वैल्यू। यदि किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 10 की घात माइनस के 6 है तो उस विलयन का पीएच मान क्या होगा? और पीएच मान ज्ञात करने के लिए हमें H प्लस भी तो पता होना चाहिए। जब तक हमें H प्लस पता नहीं होगा तब तक हम पीएच वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। यदि किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 10 की घात माइनस की 6 है तो उस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। और किसी भी विलयन का पीएच मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास में H प्लस जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है कि H प्लस इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस के पीएच, और यहाँ से हम पीएच वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले से जल के आयनिक गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है KW इज इक्वल टू H प्लस क्रॉस OH निगेटिव आयन, और KW की वैल्यू होती है 10 की घात माइनस के 14। इस फॉर्मूले से सबसे पहले हम H प्लस की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और फिर हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, रख देंगे, और यहाँ से आ जाएगा पीएच मान। चलिए इसको सोल्व करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि KW इज इक्वल टू H प्लस क्रॉस OH निगेटिव आयन। तो KW की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर माइनस के 14। H प्लस ये हमें ज्ञात करना है पहले। OH निगेटिव की वैल्यू दे रखी है सवाल में 10 की घात माइनस के 6। चलिए इसको रफ कर देता हूँ। अब ये 10 की घात 6 जो है ये मल्टीप्लाई में है तो इधर भाग में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से H प्लस की वैल्यू आएगी H प्लस इज इक्वल टू, ये गुणा में था और भाग में चला जाएगा इधर, 10 की घात माइनस के 14 अपॉन 10 की घात माइनस के 6। 10 की घात माइनस के 6 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। H प्लस इज इक्वल टू 10 की घात माइनस के 14 और 10 की घात प्लस के 6। H प्लस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से? 10 की घात माइनस के 14 और 10 की घात प्लस के 6। आधार समान है तो घातों को जोड़ देंगे। -14 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10 की घात माइनस के 8।
तो H+ की वैल्यू कितनी आई, 10⁻⁻8। अब H+ की वैल्यू आ गई। अब ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, H+ = 10⁻⁻pH। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, H+ = 10⁻⁻pH, और यहाँ से pH मान का हमें पता चल जाएगा। अगेन वी नो दैट H+ = 10⁻⁻pH। H+ की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 10⁻⁸ = 10⁻⁻pH। आधार समान है, घातों की तुलना कर देंगे, -8 = -pH, माइनस से माइनस कैंसिल, और pH का मान यहाँ से आ जाएगा 8। pH मान 7 से अधिक आया है, इसलिए विलयन की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। यहाँ से आप प्रकृति भी फाइंड कर सकते हो। तो तीसरा टाइप ये खत्म हुआ pH मान से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को समझ लेते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक इज सूचक। इसे अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों इंडिकेटर। अब ये सूचक किसे कहते हैं, सूचक शब्द से ही पता चल रहा है, सूचना देने वाले, सूचना देने वाले। और सूचना किसकी देते हैं, अभिक्रिया के पूर्ण होने की, अभिक्रिया के पूर्ण होने की, कंप्लीट होने की। और कैसे देंगे, रंग परिवर्तन द्वारा, रंग परिवर्तन द्वारा। तो बच्चों यहां से एक डेफिनेशन बनेगी सूचक की। सूचक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो रंग परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं या अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं। वे पदार्थ जो रंग परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं या फिर अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं, इंडिकेटर्स कहलाते हैं। सूचक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो रंग परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं या फिर जानकारी देते हैं, तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं बच्चों सूचक। सूचक ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो रंग परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं या फिर सूचना देते हैं, और ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं सूचक। मुख्य रूप से जो सूचक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज। सेकंड होता है लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। एंड थर्ड इज फिनोल्फथेलिन। अब हम ये सीखने की कोशिश करेंगे, अब हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि अम्लीय माध्यम में या फिर क्षारीय माध्यम में इनका रंग कैसा होता है। ठीक है, ये अपना रंग परिवर्तन किस प्रकार करते हैं। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। सूचक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, मैथिल ऑरेंज, लिटमस पेपर और फिनोल्फथेलिन। सूचक इंडिकेटर ये 3 प्रकार के होते हैं, मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज, सेकंड इज लिटमस पेपर, थर्ड इज फिनोल्फथेलिन। तो देखते हैं अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में इनका रंग कैसा होता है, और यहाँ से एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम। जो मैथिल ऑरेंज होता है इसका अम्लीय माध्यम में रंग होता है लाल, और क्षारीय माध्यम में होता है इसका रंग पीला। कैसा होता है, पीला। लिटमस पेपर का अम्लीय माध्यम में रंग होता है लाल,
और क्षारीय माध्यम में होता है नीला। एंड थर्ड इज फिनोल्फथिलीन। फिनोल्फथिलीन का अम्लीय माध्यम में या अम्लीय सोल्यूशन में, अम्लीय विलयन में रंग होता है रंगहीन। और चलिए इनको भी समझ लेते हैं सूचक कि इनका अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में रंग कैसा होता है। देखिए, सूचक तो सूचना देने वाले पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं, और यहाँ से एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तो सूचक कितने बताए थे? मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, मैथिल ऑरेंज, लिटमस पेपर और फिनोल्फथिलीन। मैथिल ऑरेंज का रंग अम्लीय माध्यम में कैसा होता है और क्षारीय माध्यम में कैसा होता है, और ऐसे ही लिटमस पेपर और फिनोल्फथिलीन का जो कलर होता है, रंग होता है, उसको हम याद रखेंगे। वो कैसे? मैथिल ऑरेंज का अम्लीय विलयन में रंग होता है लाल, और मैथिल ऑरेंज का क्षारीय विलयन में रंग होता है नीला। मैथिल ऑरेंज का अम्लीय विलयन में रंग होता है लाल, और क्षारीय विलयन में या फिर क्षारीय माध्यम में रंग होता है इसका पीला। ऐसे लिटमस पेपर का अम्लीय माध्यम में या फिर अम्लीय विलयन में रंग होता है लाल, और क्षारीय माध्यम या फिर क्षारीय विलयन में रंग होता है इसका नीला। ऐसे ही फिनोल्फथिलीन जो कि एक प्रकार का सूचक है, इसका अम्लीय माध्यम में रंग होता है रंगहीन, और क्षारीय माध्यम में इसका रंग होता है गुलाबी। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। और चलिए चैप्टर नंबर 2 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट हैं उनको मैं लिखवा देता हूँ, उनको भी आपको याद करना है। नोट पॉइंट: कॉपर सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4 इंटू 5H2O ये होता है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, और इसे हम नीला थोता भी कहते हैं, नीला थोता या फिर नीला कशिश। सेकेंड इज फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4 इंटू 7H2O, और इसका सामान्य नाम होता है बच्चों हरा कशिश। इसका सामान्य नाम होता है हरा कशिश। नेक्स्ट इज यूरिया, इसका रासायनिक नाम होता है कार्बामाइड। यूरिया, इसका रासायनिक नाम होता है कार्बामाइड, और यूरिया का अणुसूत्र होता है NH2CO NH2 दो बार आया है, इसलिए कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा होता है फॉर्मूला NH2 का ट्वाइस CO। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, ऐसा क्वेश्चंस आ जाता है एग्जाम में। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, तो वह यौगिक है यूरिया। और यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है? कार्बामाइड। यूरिया का अणुसूत्र क्या होता है? NH2CO या फिर NH2 का ट्वाइस CO। और यूरिया की खोज किसने की थी? यूरिया की खोज की थी बच्चों वहोलर नामक वैज्ञानिक ने। वहोलर नामक वैज्ञानिक ने यूरिया की खोज की थी। और यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन गैस होती है वो यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन गैस होती है बच्चों, नाइट्रोजन गैस जो होती है, नाइट्रोजन गैस यूरिया के अंदर होती है 46%। कितने परसेंट होती है? 46%। ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट इज फिटकरी। इसे हम दुग्ध फिटकरी भी कहते हैं। दूध को फाड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है, दुग्ध फिटकरी। इसे हम पोटास एलम भी कहते हैं।
इसे हम LMB कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। फिटकरी किस प्रकार का लवण है? तो फिटकरी एक द्विक लवण है, डबल साल्ट, क्योंकि यह दो सामान्य लवणों से मिलकर बना हुआ है, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट से। और इसका रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम ऑफ फिटकरी, रासायनिक नाम फिटकरी का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। कैसे पोटेशियम बनता है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है कि फिटकरी के फूल किसे कहते हैं? फिटकरी के फूल, तो ये भी आपको समझना है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि फिटकरी के फूल किसे कहा जाता है। देखिए, फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। जब हम फिटकरी को गर्म करते हैं तो यह निर्जल हो जाती है, जो जल है वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है। फिटकरी को गर्म करने पर फिटकरी निर्जल हो जाती है और जो शेष भाग बचता है वही फिटकरी के फूल कहलाता है। जब फिटकरी को हम गर्म कर देंगे तो जल जो है अलग हो जाएगा, बचेगा क्या? K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस, इसे ही हम फिटकरी के फूल कहते हैं। K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस, फिटकरी को गर्म करने पर फिटकरी के फूल प्राप्त होते हैं, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज, ये प्रश्न आ जाता है कि फिटकरी के अंदर कौन कौन से आयन उपस्थित होते हैं। तो बच्चों, फिटकरी के अंदर कौन कौन से आयन उपस्थित है? कि फिटकरी के अंदर कौन कौन से आयन उपस्थित होते हैं? तो बच्चों, कौन कौन से आयन उपस्थित होते हैं? तो बच्चों, फिटकरी के अंदर कौन कौन से आयन उपस्थित होते हैं? K+, और यहाँ पे Al भी है तो Al पे +3 का चार्ज होता है, Al+3, और इसमें SO4 भी आया है तो SO4-2। फिटकरी के अंदर ये आयन उपस्थित होते हैं, K+, Al+3 और SO4-2। ये भी आपको याद कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर गैस किन किन गैसों का मिश्रण होता है? वाटर गैस, या इसे कहते हैं हम जल गैस। वाटर गैस, जल गैस, और इसे कहते हैं हम भाप अंगार गैस। भाप अंगार गैस, वाटर गैस, जल गैस या भाप अंगार गैस किन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो यह होता है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस। ये पहली है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जिसमें C भी बड़ा है और O भी बड़ा है। कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड एग्जाम में एक प्रश्न आ जाता है, वो भी देख लेते हैं कि जो वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है, वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है, उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो उसमें पाई जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और ये है हाइड्रोजन गैस, इनका मिश्रण ही वाटर गैस, जल गैस या फिर भाप अंगार गैस कहलाता है। सेकंड इज प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस किन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो वह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। ये भी आपको याद कर लेना है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है, ये भी आपको याद कर लेना है।
देखिए एथिल अल्कोहल का एक फॉर्मूला होता है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अब आपको ये बताना है कि क्या एथिल अल्कोहल, क्या C2H5OH क्षार है या नहीं। आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे OH आया हुआ है, तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इसे क्षार की श्रेणी में टिक करके आ जाएंगे कि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ऐसा नहीं है, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। C2H5OH जो है ये एथिल अल्कोहल, इसमें अल्कोहल समूह है, न कि OH निगेटिव आयन। ये जलीय विलयन में OH निगेटिव आयन को प्रोड्यूस नहीं करता है। एथिल अल्कोहल जो होता है जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस नहीं करता है, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देता है, इसमें होता है अल्कोहल ग्रुप। क्या होता है? अल्कोहल ग्रुप। तो ये क्षार नहीं है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसे हम शराब भी कहते हैं और इसका यूपीएससी नाम होता है एथेनॉल। क्या होता है बच्चों? एथेनॉल। और इसका जो जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन, इसका जो जलीय विलयन होता है ये होता है बैड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये विद्युत का कुचालक होता है इसका जलीय विलयन, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और नोट पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जितने भी लवण होते हैं इनका जो जलीय विलयन होता है, लवणों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। लवणों का जलीय विलयन विद्युत का गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लवणों का जलीय विलयन कैसा होता है? विद्युत का सुचालक होता है, ये भी आपको याद रखना है। एथिल अल्कोहल का जलीय विलयन कैसा होता है? विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। और इसमें OH निगेटिव आयन नहीं होते, ये अल्कोहल ग्रुप होता है, ये क्षार नहीं होता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्षारीय नहीं होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।